हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एग्जामिनेशन सीरीज में, जहां पर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स के पिछले सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग एक सब्जेक्ट लेंगे सोशल फार्मेसी, जो कि हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इस वीडियो में हम लोग पिछले 3 वर्षों यानी कि 2022, 2023 और 2024 में पूछे गए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस, वन वर्ड वाले या फिल इन द ब्लैंक्स वाले, इन सभी प्रश्नों को यहां पर उनके एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। इससे कई सारे फायदे हो रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस हमारे देखे होंगे, जहां पे हमने आपको फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एचएपी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। तो हमने देखा कि कई सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने पर, जिनके आंसर को हमको डिस्कस करने पर, उस पर बेस्ड कोई हम दूसरा प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इन 3 वर्षों के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करके एग्जाम में बैठेंगे तो हमें ये तो पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, और उसमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं तो वो तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तीसरा, अगर उसके एक्सप्लेनेशन या उससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं तो वो भी इस वर्ष 2025 का जो पेपर हमारा होने वाला है उसमें हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा सोशल फार्मेसी का, वो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उसमें काम आएंगे। और साथ ही साथ अगर वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इन सभी के आंसर्स आपको जानने चाहिए, क्योंकि इस तरह के ये प्रश्न आपको वहां पर भी मिल सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर्स के जो भी हमने और सब्जेक्ट्स के और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके बनाए हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर चेक कर सकते हैं। तो हमारा 2022 का पेपर सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछा गया था। और यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। इसमें से फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि पानी के द्वारा होती है, यानी कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी अगर हम पी रहे हैं तो हमें इसमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। आपके ऑप्शन है एमीबियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या फिर गोनोरिया। तो देखिए क्या है कि आप में से कई लोग मलेरिया आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि मलेरिया का मच्छर जो वो पानी में होता है। नहीं, देखिए ये कह रहा है कौन सी वाटर बॉर्न डिसीज है। मच्छर के काटने पर प्लाज्मोडियम जब आपके बॉडी के अंदर जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या उसके और भी स्पीसीज के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तब आपको मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो ये मच्छर के काटने से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, इसके डेवलप, ये वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई की वजह से होता है, जो कि, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। और ये बीमारी जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को जनरली डिस्कस करती है, तो ये भी हमारा वाटर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत नहीं आता। गोनोरिया जो है वो एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जो कि सेक्स से रिलेटेड हमारा एक प्रॉब्लम है, जहां पर क्या नाम है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी जा सकती है। और ये भी एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। जबकि एमेबियासिस की बात करें, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक प्रकार का पैरासाइट है। और ये जो है गंदे वाटर में, अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो उस पानी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फिर हमारे डायरिया वगैरह सब कुछ शुरू हो जाती है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में रनिंग स्टमक बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं कि लूज मोशन हो रहा है। कुछ वैसी कंडीशन को हम एमीबियासिस बोलते हैं, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से होती है और ये गंदा पानी से पीने से होती है। इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज एमीबियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम्स अ पॉल्यूएंट। देखिए नॉइज मतलब शोर, किस लेवल का शोर है तो उसे हम लोग नॉइज पॉल्यूशन या फिर जो शोर के द्वारा होने वाला प्रदूषण है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो जो नॉइज होती है, शोर, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कुछ नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, तो हर चीज का एक नॉइज होता है और उसको नापने का जो यंत्र है उसे हम लोग कहते हैं डीबी या फिर डेसिबल। तो ये जो डेसिबल है इसी में नापते हैं। अब एक आम जो WHO के हिसाब से, या आप कह सकते हैं जो आम एक धारणा है उसके हिसाब से, अगर 60 से 65, अगर 65 डेसिबल से ऊपर जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई महंगी वाली बाइक ले रहे हैं जिसमें बहुत सारी आवाज आती है, या कार है जो डीजल वाली कार है, जब उसको बहुत तेजी से चलाते हैं तो जो आवाज निकलती है, या डीजल का इंजन से जो आवाज निकलती है, उसका जो डेसिबल है वो 70 के अराउंड या उससे ऊपर का हो सकता है। इसको हम लोग जो है नॉइज पॉल्यूशन के अंतर्गत लाते हैं। मतलब कि 65 के ऊपर अगर आप जा रहे हो, 65, 70, 80, वैसे जनरली 80 मानते हैं लोग, बट अगर 65 के ऊपर भी जा रहे हैं तो कई सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसीलिए हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो 70 के अराउंड होगा यहाँ पे, क्योंकि 65 के ऊपर की बात हो रही है तो 70 यहाँ पे ऑप्शन है।
ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलता है, बट जो सही आंसर होगा वो हमको लेना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी 70 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 26 डेज, 28 डेज, 30 डेज और 31 डेज। तो ये आपको याद होगा, ये सेम ऐसा ही प्रश्न जो है वो HAP में भी पूछा गया था, जहां पर ये आपसे पूछा गया कि रजोवृत्ति या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि महिलाओं में एक जनरल बात है, एक जनरल उनके फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो कितने दिनों का होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होकर के खत्म होने में टोटल 28 डेज लगते हैं। वहां पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 28 डेज हो जाएगा। और ये कॉमन देखिए, दो अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी कॉमन हो सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ द फ्रूट इज। फलों को अगर आप नेचुरल तरीके से छोड़ कर, यानी पेड़ पे अपने से पक रहा है, हम नहीं चाहते, हम पेड़ से कच्चा तोड़ लिया और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम उसको पकाएं, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो इस फलों को पकाने के लिए हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए क्या है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है, जब ये मॉइस्चर या वाटर के साथ, जो फलों के साथ है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो एसिटिलीन नाम की गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये एसिटिलीन गैस जो है वो नेचुरली जब कोई फल पकता है तो इथाइलिन गैस जैसा मिलता जुलता है। इथाइलिन गैस और मिथाइलिन गैस, इथाइलिन गैस दोनों लगभग सेम है। तो ऐसा ये क्योंकि प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड का काम जो है वो ये है कि वो आर्टिफिशियल रैपनिंग में हम लोग यूज करते हैं। सफेद रंग का पाउडर कई बार आप फल वगैरह खरीद कर आते हैं, जैसे आम आज आप लेकर आते हैं तो उसमें लगा रहता है, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड का काम है कि वो फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में हमारी मदद करता है। अच्छा, फायदा भी है, अगर फार्मर है, बाई चांस आम का पेड़ आपने लगा रखे हैं और तो बहुत सारे आम एक बार में ही अगर पक गए, सब एक साथ पक गए, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप उतना फल या तो स्टोर नहीं कर सकते या एक बार में उसको यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कच्चे तोड़ लेंगे और अपने हिसाब से जो है इसका प्रयोग करके अपने हिसाब से उसको पकाएंगे और उसको यूज में ला सकते हैं। तो ये फार्मर्स को, एग्रीकल्चर्स को मदद करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल कौन सी चीजें होती हैं, याद है, वो फूड या फूड से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इससे भी रिलेटेड प्रश्न हमने पिछले सब्जेक्ट में, एक दो सब्जेक्ट में देखा था, HAP में शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, याद देखिएगा, या कॉग्नोसी में आपको मिला था इस न्यूट्रास्यूटिकल से पढ़, तो वहां पे हम लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल के डेफिनेशन वगैरह भी आपको बताई थी। तो अब यहाँ से कह रहा है कि इसमें से कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं वहां से पाया जाता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गया, नींबू हो गया आपका, या संतरा हो गया, मौसमी हो गया, वहां से। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपके काम के लिए अच्छी चीज है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको हम एस्प्रिन बोलते हैं, ये दवा है जो कि सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है और प्रोडक्ट के तरीके से हम यूज करते हैं दर्द वर्द के काम में, तो ये हमारे लिए न्यूट्रास्यूटिकल नहीं है, तो दवा हो गई, ये तो दवा हो गई। सिट्रिक एसिड और ये भी जो है ये हमारे फूड के पार्ट जरूर है, लेकिन ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के तरीके से नहीं यूज करते, क्योंकि हमें बहुत जगहों से मिल जाते हैं, तो इसलिए हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी स्वयं से नहीं बनाती और इसको हमारे फूड में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अगर नॉर्मल नॉर्थ इंडियन हैं और हम नट्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जैसे कि अखरोट का प्रयोग कम करते हैं क्योंकि महंगा फल है भाई, नहीं खा पाते, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी में नहीं जाता। ये मछली से जनरली मिलता है, फिश जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सी फूड है, वहां पे बहुत पाया जाता है। तो जो साउथ इंडिया में जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं क्योंकि उनके फूड पार्ट है वो, तो उनके लिए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उनको आसानी से मिल जाता है। बट हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम अपने भोजन में सोयाबीन का तेल जो है उसका प्रयोग करते हैं, वहां से हमें मिल सकता है। हम इसमें जो है, जो कुछ नट्स बताया, वहां से मिल सकता है, वहां से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। फिर भी बहुत सारे लोगों में इसकी कमी होती है, तो हम इसके कैप्सूल्स बनाते हैं और उसे देते हैं, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। याद रखिएगा कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हमको मिल सकता है, बट अगर आप रेगुलरली नहीं खा रहे हैं तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और ये बहुत जरूरी है, ब्रेन के फंक्शन के लिए हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। स्कार्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कार्वी नाम की बीमारी जो है वो किसकी कमी से होती है। एक इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है, कमजोरी हो जाती है, व्यक्ति जो है वो थका हुआ महसूस करता है इस कंडीशन में, और ये किसकी कमी से होता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C या फिर विटामिन E। तो देखिए विटामिन ए से रतौंधी होती है, हम सभी को मालूम है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से भी कमजोरी या नर्व्स की प्रॉब्लम आती है, और कई बार जो है वो
एनीमिया की जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। विटामिन ई की वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। बट विटामिन सी एक ऐसी चीज है, अगर इसकी कमी जो है बॉडी में हो जाए तो स्क्रैवी नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है, स्कारवी नाम की। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। कई बार हो सकता है कि ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड दिखे तो आप जरूर इसको लिख लीजिएगा। और ये एसेंशियल होता है कि बॉडी का जो टिश्यू रिपेयर है वो हो सके, इम्यून सिस्टम फंक्शन को, इम्यूनिटी सिस्टम का जो आपका फंक्शन है उसको बेहतर बना सके। और खाती खात जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी शो करता है, तो आपकी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए और स्किन को अच्छा रखने के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज। इसमें से कौन सी जो बीमारियां हैं वो एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको देखना है। तो हम लोग देख लें कि क्या क्या। मलेरिया के बारे में हमने पहले ही बता दिया, ये पैरासाइट से होता है, ठीक है, पैरासाइटिक होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह। नेक्स्ट है एथलीट फूड्स, ये फंगल बीमारी है, ये फंगस से होती है, ठीक है। ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा कोई बीमारी जो, ये बीमारी जो है ये एक आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक बीमारी है। जब आपके आंखों के पीछे ग्लाइकोजन ढेर सारी मात्रा में जमा हो जाता है तो आंखें बाहर की तरफ, प्रेशर, ऑक्यूलर प्रेशर वहां बढ़ता है, आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो ये किसी बैक्टीरिया, वायरस या एल्गी की वजह से नहीं हो रहा, ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई ग्लाइकोमा। तो बचता है सिर्फ हमारे पास टिटनिस। टिटनिस जो है वो क्लास्ट्रिडियम टिटनिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया हवा इत्यादि हमारे आसपास पाया जाता है। कई बार गलती से आप जब चोट लग जाती है या किसी खुला कोई घाव है तो ये बैक्टीरिया वहां पे अटैक करके जो है वो लॉक एंड जॉ जैसी, मरोड़ जैसी चीजें जो है प्रोड्यूस करता है, आपकी मस्कुलर जो मरोड़ पैदा करता है इस बीमारी में, जिसे आप आम बोलचाल में टिटनिस भी बोलते हैं। ये टिटनेस है और ये टिटनेस जो है वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, टिटनेस। और ये इसे हम लॉक जॉ, क्योंकि अगर ये इसका एक सीवियर अटैक हुआ तो आपके जो मसल्स हैं वो आपके हाथ में नहीं रहती है, मतलब आपके दांत के ऊपर जम जाएंगे और आप उसको मुंह, जैसे हम खोल के बात कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इसीलिए इसको लॉक जॉ बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और ये जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर सही से इसका, सही समय पर इसका इलाज वगैरह नहीं हुआ। ये बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका नाम लिखा हुआ है ब्लैक में, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी नाम की बीमारी, नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। और इसमें मस्कुलर स्पैज्म होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मरोड़ उत्पन्न होती है और आपकी जो नसें हैं वो क्या हो जाती हैं, या मसल्स जो हैं वो जाम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक डेडली बीमारी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रॉपिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या होती है पहले हम समझ ले। साइकोट्रॉपिक ड्रग उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है जब पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, घबराहट में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, नींद नहीं आ रही उसको और घबरा रहा है और बहुत सारी बातें सोच रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे शब्दों से प्रयोग करते हैं। अब ऐसा कोई घबराहट का वाला व्यक्ति है तो उसको कामनेस करने के लिए, उसके सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए, उसको नींद लाने के लिए, ताकि वो आराम करे, इन सब चीजों से दूर हो जाए, ज्यादा सोचे नहीं, घबराए नहीं, तब ऐसी ड्रग्स जो दी जाती है उसे हम लोग कहते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। अब इसमें कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी साइकोट्रॉपिक ड्रग का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस है एस्प्रिन, अल्कोहल, फुरेसेमाइड एंड डैप्सोन। डैप्सोन जो है वो एक एंटी, आप कह सकते हो इन्फेक्टिव ड्रग है, बैक्टीरिया इत्यादि इसको रोकने के काम में आती है। फ्यूरेसिमाइड जो है वो डाईयूरेटिक है, ये जो है डाईयूरेटिक वो होती हैं जो कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती हैं और ब्लड प्रेशर वगैरह को नॉर्मल करने के काम में आती हैं। एस्प्रिन जो है वो हमने पहले बोला था, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एनएसएआईडी है, और ये एक एनाल्जेसिक के तरीके से भी यूज होता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होने के साथ साथ ये एनाल्जेसिक के तरीके से भी काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, अल्कोहल। अब आप कहेंगे अल्कोहल तो सर क्या नाम है, वो तो लोग एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं। इट इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। ये जो एक ड्रग के तरीके से अगर आप इसको लेते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल होता है। ये जो अल्कोहल है हमारा, ये कौन सा है, इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH इसका जो है फॉर्मूला होता है। और ये एज अ ड्रग अगर लिया जाए तो ये जो है CNS डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। CNS को क्या करता है, डिप्रेस करता है। डिप्रेस करने की वजह से लोग जो है वो काम हो सकते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी ने अल्कोहल लिया हो तो गाड़ी ना चलाए या ऐसा कोई काम ना करे, क्योंकि उसको नींद आ सकती है। नींद आ जाएगी तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। इस दवा का काम ही है। ये एक साइको ड्रग का एग्जाम, बहुत ही अच्छी साइको ड्रग, एमिट्रिप्टिलिन है, डाइजापाम है, बहुत सारी ड्रग्स हैं। बट यहाँ पे आपके यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल, तो इन चारों में से अल्कोहल ही एक साइकोट्रॉपिक ड्रग का एग्जांपल हो सकता है, बाकी तीनों जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग का एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ए में भी याद रखिएगा अल्कोहल, सॉरी बी, अल्कोहल, ए से अल्कोहल हो गया, बी है ऑप्शन बी, मतलब अल्कोहल। और ये जो बी अल्कोहल है हमारा वो इथाइल अल्कोहल होता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बेस आगे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेन पॉल्यूएंट। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जिसका फॉर्मूला होता है, ये जब हम लोग कभी लकड़ी वगैरह जलाते हैं या अंगीठी वगैरह जलाते हैं वहां से निकलता है, हमारी गाड़ियों के धुएं से निकलता है। तो ये किस तरीके का पॉल्यूएंट है, किस चीज को पॉल्यूशन करता है, वाटर को, नॉइज, एयर या सॉइल? तो बड़ा ही कॉमन सा है कि ये वायु प्रदूषण करेगा। भैया गैस है और ये गैस हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो ये क्या करता है? एयर पॉल्यूशन करता है। यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर लगा देना, इट इज एन एयर पॉल्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वाया HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस, जिसकी वजह से एड्स नाम की बीमारी होती है। इस वायरस की वजह से, याद रखिएगा, एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है और इसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बॉडी का क्या हो जाता है? बैठ जाता है। अब वो उसकी वजह से अगर कोई छोटी मोटी कोई भी बीमारी आपके आसपास है, कोई बैक्टीरिया है, एल्गी, फंगी, तो आप बहुत जल्दी बीमार होने लगेंगे। यही एड्स का कारण है। अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसको HIV है, वो किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जाता है, ये पूछ रहा है आपका। किसकी वजह से होता है? वेक्टर क्या है यहाँ पे? तो ये सलाइवा नहीं, सलाइवा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि HIV जो है वो किसी के सलाइवा से नहीं जा सकता। ठीक है, सलाइवा मतलब कि थूक की बात अगर हम कर रहे हैं, मुंह से अगर जो लिक्विड निकल रहा है। दूसरा टीयर्स, नहीं, आंसू से भी नहीं आ सकते। एक आंसू से, मतलब मान लीजिए मैं रो रहा हूं और मेरे आंसू किसी में चलेगा, तो अगर मैं HIV इन्फेक्टेड हूं तो दूसरा आदमी HIV इन्फेक्टेड नहीं होगा। स्वेट, पसीने से भी नहीं होगा। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड जो है आपके, वहां से अगर इन्फेक्टेड कोई सिरिंज आप यूज करें, बाय चांस मैंने कोई सुई लगाई है और वो सुई अगर कोई दूसरा व्यक्ति लगा रहा है या कोई HIV इन्फेक्टेड का किसी दूसरे व्यक्ति ने लगा लिया, तब HIV इन्फेक्शन होता है। तो जो HIV का इन्फेक्शन है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन से होता है, अगर ब्लड किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के अंदर चला जाए, टच हो जाए, तब हो सकता है, या इन्फेक्टेड सीरीज वगैरह यूज करने से होता है। तो ये जो चीज है वो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो माना जाएगा D, दैट इज इन्फेक्टेड सीरीज। इन्फेक्टेड सीरीज का मतलब जिस व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन था उसको लगी हुई सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दीजिएगा तो HIV होने की संभावना यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। पहला है हमारा, फिजिकल हेल्थ शोज दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर एंड डैश 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 एंड डैश 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 इन नॉर्मल स्टेट। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, फिजिकल हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स को जो वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है, जैसे मान लीजिए ब्रेन का काम है सोचना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेस्ट करना, हाथ का काम है काम करना, मतलब सब कुछ जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी की नॉर्मल, वो नॉर्मल फंक्शन करता रहे और सभी ऑर्गन्स नॉर्मल स्टेट में अगर पाए जाते हैं तो उसी को हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं, सॉरी फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालना क्या है? फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड फाउंड इन नॉर्मल स्टेट, आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन, याद रखिएगा इस डेफिनेशन पे दूसरे ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड। स्टरलाइजेशन सबका मतलब ये है कि जो फर्टिलिटी होती है, मतलब किसी की जनन क्षमता जो है उसको अगर खत्म किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, फैमिली प्लानिंग का ये पार्ट है, तो फीमेल्स में अगर इसको हम करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो फीमेल्स में जो परमानेंट स्टरलाइजेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा कि आपके घर में किसी महिला ने या आपके आसपास किसी महिला ने बोलते हैं ना कि हमने जो है वो ऑपरेशन करा लिया है, अब हमारे कोई बच्चे नहीं होंगे। तो वो जो ऑपरेशन करा लिया शब्द है वो क्या है? फर्टिलिटी को रोकने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन दिया गया जो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो परमानेंट मेथड है उसे हम लोग स्टरलाइजेशन जो फीमेल होता है उसे हम लोग ट्यूबेक्टॉमी या फिर ट्यूबल लिगेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर, एक ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जहां पे जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन जहां से एग जो है वो निकलता है उसको हम क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, और जो एग्स होते हैं वो यूटेरस तक नहीं पहुंचते और स्पर्म्स जो है उनके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ट्यूबल लिगेशन या फिर ट्यूबेक्टॉमी। और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट होता है, तो इसको याद रखिएगा। वो सीधे आंसर आगे करेंगे, ज्यादा समय वहां नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि आपकी बॉडी का लड़ने की क्षमता, कि अगर कोई बीमार, पैथोजेनिक मतलब बीमार करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी ये सब होते हैं, छोटे दिखने सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, अगर आपकी बॉडी में जा रहे हो और आपकी बॉडी उनसे लड़ती है और आपको बीमार होने से बचाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? उसके लिए हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो आपकी एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी एंटीबॉडी के लिए,
एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी, और क्या करता है कि अगर कोई बैक्टीरिया गया है तो उसको हमारी बॉडी लड़ करके रोकने का काम करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। और एड्स में क्या हुआ था, यही इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बीमार होने लगते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि आगे इस पे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट इज to overcome constipation it is necessary to take sufficient amount of dash 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 in diet। देखिए क्या है कि कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। अगर जो नॉर्मल लोगों को भोजन करने के बाद सुबह जब अपचित खाद्य पदार्थ को बाहर निकालना है तो वो निकल नहीं रहा है और बहुत जाम हो गया है और उनको फिर अपचन हो रहा है, वो खाना खाने में दिक्कत आ रही है, उनका मूड जो है वो खराब हो रहा है, दैट कंडीशन हो जाए कॉन्स्टिपेशन। अब इसको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमारा जो भोजन है उसमें किन चीजों की मात्रा होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपका जो भोजन है उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए हम कच्चे सलाद खाते हैं, बिना चाले हुए गेहूं की रोटी खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, दालें लेते हैं, जो छिलके के साथ वाली दालें हैं वो हम खाते हैं, अंकुरित चने इत्यादि या अंकुरित जो दालें हैं उनका जो हम सेवन करते हैं, कच्चा जो चीज खाते हैं तो उसमें फाइबर्स की मात्रा रहती है। अब आप सिर्फ मैदा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं केवल, तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसमें फाइबर्स की मात्रा कम होती है। फाइबर के साथ साथ यहाँ आंसर में हम लोग वाटर भी लिख सकते हैं कि वाटर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाटर अगर आप कम लेंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन होता है, बट जो मेन जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फाइबर। आप दोनों लिख सकते हैं, फाइबर एंड वाटर, तो ये दोनों चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट। कैल्शियम का सोर्स, मेजर सोर्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे सर मीट से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा, बहुत जगह से मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मेजर सोर्स इसलिए होगा कि ऑल ओवर कंट्री में या आसपास हमारे बैलेंस डाइट में जो चीज इजीली अवेलेबल हो उसको हम लोग कैल्शियम का सोर्स मानेंगे। तो दो सोर्स यहाँ पे पूछ रहा है, आर एंड करके। तो एक तो होगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, जितना हम दूध से बनी चीजें खाते हैं उसमें कैल्शियम होता है, हमको बचपन से मालूम है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट लिख लीजिए। और दूसरा जो है लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो लीफ वाली सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गई या फिर मूली हो गई, जो भी आप पत्तेदार, मतलब मूली का पत्ता खाने के लिए बोल रहा हूँ, मूली नहीं, ठीक है। तो जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सभी पत्तेदार सब्जियों में हमें लीफी वेजिटेबल्स में और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैल्शियम जो है वो पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, हमारी सेल की इंटेग्रिटी को बनाने के लिए, एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, इन सभी कामों में कैल्शियम आता है, ठीक है। बोन्स और दांत तो बनाता है, सभी जानते हैं, तो वो हमारे लिए जरूरी है और ये यहाँ से हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड्स वाइडली इज नोन एज। एपिडेमिक क्या बोलते हैं, जब किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया में कोई एक बीमारी फैलती है एक लोगों से दूसरे लोगों में, तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर वाइडली स्प्रेड हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं कि वाइड स्प्रेड एपिडेमिक बोल सकते हैं, लार्ज एपिडेमिक बोल सकते हैं। बट लार्ज एपिडेमिक से भी ज्यादा बड़ी बात हो गई अब, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जब वो बाउंड्रीज तोड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक देश से दूसरे देश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, हर जगह मतलब कई सारी कम्युनिटीज को वो नुकसान पहुंचा रहा है या वो फैल रही है, तब उसे हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। और ये शब्द आपने कोविड-19 के दौरान सुना होगा। जो हमारा SARS-CoV-2 है, जिसे कोविड-19 हम लोग बोलते हैं, वो वायरस जब फैलना शुरू किया चाइना से, लोग कहते हैं फैलना शुरू किया, आप भी मानते होंगे, तो चाइना से फैला, इंडिया में आ गया, यूएस चला गया, कनाडा चला गया, पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो पेंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो ये जब ज्यादा फैल जाती है कोई चीज जो कि एक जगह से शुरू हुई, चाइना से शुरू हुई और सब जगह फैल गई, तो अगर चाइना में रह जाती तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन वो चाइना से क्योंकि कई जगह फैल गई तो उसे क्या बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप कोविड-19 ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलियोमाइसेटिस वायरस रेप्लिकेट्स मेनली इन द। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पोलियो का वायरस, जिसे पोलियोमाइसेटिस वायरस बोलते हैं, वो अगर बॉडी में चला जाए तो वो जाने के बाद अपना रेप्लिकेशन कहाँ करता है, किस अंग में जाकर के अपने आप को बढ़ोतरी देता है या उसकी ग्रोथ कहाँ होती है, तो उसकी ग्रोथ होती है हमारे जीआई ट्रैक में। जो ये जीआई ट्रैक है हमारा, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, उसमें जो हमारा पेट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां पे जाकर के ये ग्रोथ करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज। डेमोग्राफी एक ऐसा शब्द है जो कि बड़ा ही बढ़िया टर्म है और ये बड़े काम की चीज है। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी चीज के पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि हम ह्यूमंस के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप आगे चल करके बीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हनी बीज के बारे में, तो उनकी पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल यानी मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के कि एज ग्रुप क्या है, इनकम क्या है, खाते क्या है, किस प्रकार से रहेंगे, इकोनॉमी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उनके लिए हम प्लानिंग बनाना चाहते हैं या बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, तो ये स्टडी करने का एक तरीका है। तो जो डेमोग्राफी है वो
जो बर्थ है, डेथ्स है, इनकम है, जो भी किसी डिसीज के इंसिडेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए और ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टैटिक्स के माध्यम से समझने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी क्या है, एक स्टडी करने का तरीका है ह्यूमन पॉपुलेशंस को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये हर साल पूछ रहा था, इस साल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड आर। अगर एयर पॉल्यूशन का बिगेस्ट सोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन कहां पर होता है? तो एयर पॉल्यूशन के लिए जो हमारे वो हैं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि जो भी कारें आप चला रहे हो, एरोप्लेन चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, जो भी चीजें आप जो है डीजल, पेट्रोल या जेट इंजन ऑयल जो है, इनसे आप जो चीजें चला रहे हैं, उन सभी की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि एयर पॉल्यूशन करती है। तो इसीलिए जो बर्निंग फ्यूल्स हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, हम जनरेटर चला रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग खास करके यूज करते हैं, उसकी वजह से ही सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PHC इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन में ये भी है, कोयले से हम बिजली बनाते हैं, तो कोयला जलाएंगे तो धुआं निकलेगा और वो एयर पॉल्यूशन करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल कार चला रहे हैं, तो जो भी फॉसिल फ्लूइड है, तो कोयला भी जो है फॉसिल फ्लूइड है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो PHC इज एब्रिविएटेड फॉर्म, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो PHC, P मतलब प्राइमरी, H मतलब हेल्थ, C मतलब सेंटर, हम सभी जानते हैं, हमारे घर के आसपास पाया जाता है, जो कि सबसे पहली हमारे लिए सीढ़ी होती है हेल्थ की। अगर हम छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से ठीक हो जाते हैं। आपको ट्रेनिंग करनी है आगे चल करके अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, तो आप PHC में ही जाकर के अपना डिप्लोमा कंप्लीट भी, ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। तो PHC का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये सबसे छोटी बॉडी है गवर्नमेंट के हिसाब से हॉस्पिटल्स में। तो ये हो गया हमारा 2022 का पेपर। अब चलते हैं 2023 के पेपर की तरफ। तो BT UP के 2023 के पेपर में जो पहला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। जंक फूड मतलब वो वाला खाना जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जिसमें बर्गर, पिज्जा, इज्जा ये सब आता है, चाउमीन, ये सब अच्छी आपको जो भी कुछ टेस्ट में अच्छा लगता है वो सब जंक फूड में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो ऑप्शन है फ्रूट्स अच्छा होता है आपके सेहत के लिए, तो जंक फूड नहीं हो सकता। एग, ये भी अच्छा होता है, जितने लोग खाते हैं, मान लीजिए मैं नहीं खाता, बहुत सारे लोग खाते हैं और ये अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने लोग खाते हैं उनको खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, प्रोटीन बढ़िया मिलता है। पॉपकॉर्न जो है वो प्लांट से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग मक्के को पॉप करके खाते हैं, तो वो भी सेहत के लिए बुरा नहीं है अगर आप लिमिटेड मात्रा। अच्छा, ये नहीं कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप, तो भी आप ऐसा नहीं कि कोई फ्रूट, अब आम पा गए आप 2-2 किलो एक दिन में खा जा रहे हैं तो नुकसान करेगा आपको। एग है, एक दिन में 20-20 तो खा जा रहे हैं तो भी नुकसान करेगा। पॉपकॉर्न है, बहुत ज्यादा खा लेंगे तो भी नुकसान करेगा। लेकिन अगर इन सबको लिमिटेड मात्रा में लेते हैं तो ये जंक फूड के अंतर्गत नहीं आता। बट पिज्जा जो है भाई 6 महीना साल भर में कभी खा रहे हैं, मैं भी कभी कभार कहीं पाया तो 1-2 बैग खा लेता हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार आप फैमिली के साथ हैं, साल 2 साल 6 महीना 4 महीना 2 महीना महीने में एक बार खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसको रेगुलरली खाएगा तो ये क्या कहलाएगा? जंक फूड, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारा सोडियम होता है, बहुत सारा शुगर होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो ये जंक फूड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज पिज्जा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। अगर हमारे शरीर के अंदर डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाए किस चीज की? आयरन की। आयरन हमारे लिए क्यों जरूरी है? आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन और RBC बनाने के काम में आता है, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो ब्लड बनाने, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं उस कंडीशन को, इस प्रोसेस को, उस बनाने के लिए आयरन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आयरन ही है जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन की होती है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनेमिया। और ग्वाइटर क्या होता है? जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का जो है सिक्रेशन हमारे थायराइड ग्लैंड से नहीं होता है, उस कंडीशन को, उसकी वजह से सेल बढ़ जाती है थायराइड ग्लैंड की, उसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा। अनेमिया किसकी वजह से होगा? आयरन की कमी से। और ये जो है ग्वाइटर किसकी वजह से होगा? आयोडीन की कमी से। स्कार्वी किसकी वजह से होता है? हम लोग इसको आंसर कर चुके हैं पहले, विटामिन C की वजह से। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन A की कमी से। अगर विटामिन A की कमी है तो लाइन ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन C की कमी है तो स्कार्वी रोग हो जाएगा, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होगा, और आयरन की कमी से क्या, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होगा, और आयरन की कमी से क्या होगा? अनेमिया होगा। अनेमिया मतलब खून की कमी, खून या खून के कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट की अगर कमी है तो वो हो सकती है आयरन की कमी होने की वजह से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन, इसमें से कौन है जो सबसे ज्यादा शोरगुल वाला पोल्यूशन फैलाता है, प्रदूषण, शोर जो प्रदूषण है उसको फैलाता है? आपके ऑप्शन है मोटर व्हीकल्स, विस्पर, बाई म्यूजिक, या फिर बाई जेट इंजन। तो विस्पर मतलब फुसर फुसर करना, उससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे बात करिए। म्यूजिक जो है, अगर आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक करते हैं 60 70 80 डेसिबल का, तो उसे नॉइज पॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। आजकल के बच्चे बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं, वो नॉइज पॉल्यूशन में आ सकता है और आता भी है। मोटर व्हीकल मैंने पहले ही बताया कि अगर गाड़ियां हैं, खासकर के डीजल की गाड़ियां या बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो बहुत आवाज करती हैं, तो उनकी वजह से भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। लेकिन जेट इंजन, आप सोचिए कि आपके घर से कितना ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन वहां से भी जब जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके घर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है। तो जेट इंजन जो होता है वो सबसे ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन कौन करेगा? जेट इंजन की वजह से। ये सभी नॉइज पॉल्यूशन कर सकते हैं विस्पर को छोड़ करके, बट जेट इंजन जो है वो सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्ट मतलब होता है कि जो वो हैं छोटे मोटे एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल, जैसे कि रोडेंट्स हो गया, छिपकली हो गई, आपका चूहे हो गए, ठीक है, इनको मारने के लिए, क्योंकि कई बार ये नुकसान पैदा करते हैं हमारे घरों में घुस करके, तो इनको रोकने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड बोलते हैं। कॉकरोच हो गया, इसको भी बोल सकते हैं आप। तो ये इन सबको रोकने के लिए जो हम करते हैं जो चीज, तो उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब आपके ऑप्शन इसमें से पेस्टिसाइड कौन है? यूरिया है, इफ्रिडीन है, सोप है, या मिथेलिन। तो सोप से तो हम अपने हाथ साफ करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के काम में आता है। इफ्रिडीन जो है वो एक ड्रग है जो कि ड्रग के काम में आती है। यूरिया जो है हमारी, वो एक आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करता है मिट्टी में, तो हम इसे उर्वरक के तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, खाद के तरीके से यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। तो ये तीनों जो है वो पेस्टिसाइड की तरह यूज नहीं होता। मेलाथोइन जो है ये एक पेस्टिसाइड की तरह से यूज करते हैं, मार्केट में फॉर्मुलेशंस आते हैं जो कि पेस्ट इत्यादि को रोकने के काम में आता है। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप जो है जुड़ा होता है, और ये इंसेक्टिसाइड के तरीके से भी यूज करते हैं और पेस्टिसाइड के तरीके से भी यूज करते हैं। ये इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो हैं, जो कि चूहे हैं, उनको रोकने के काम में जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड भी है और पेस्टिसाइड। इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज फॉर द मेल। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि जो बर्थ कंट्रोल करने के काम में आता है, या जो कि सेक्स, प्रोटेक्टेड सेक्स करने के काम में आता है, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग हो सके और बच्चे जो हैं वो ना हो, मतलब कंसीव जो है महिला ना हो अगर वो सेक्स कर रहे हैं दो लोग, यानी कि महिला पुरुष मिलकर के। तो महिलाओं के द्वारा भी जो है कंट्रासेप्टिव यूज किया जाता है और पुरुषों के द्वारा भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे, जैसे डाइफार्म जो है, जो कॉपर टी है और जो माला डी है, ये तीनों जो है वो फीमेल्स के द्वारा यूज किए जाने वाले कंट्रासेप्टिव्स हैं। माला डी में जो है वो हमारा कंट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं जिसमें हम हार्मोन्स देते हैं। कॉपर टी है जो वो एक टेम्परेरी सिस्टम है जहां पर एक इंट्रा यूरेट्रिन डिवाइस, जिसे IUD बोलते हैं, इस पे बहुत सारे प्रश्न आगे पूछे गए, याद रखिएगा। इंट्रा यूरेट्रिन डिवाइस है ये, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस में या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा, और ये टेम्परेरी, जब तक ये कॉपर टी होगी तब तक जो है महिला जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक है। डायफ्राम जो है वो भी एक फर्टिलिटी को रोकने के ही काम में आता है। तो ये तीनों जो है फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्डोम जो है वो मेल्स के द्वारा यूज करते हैं। वैसे आजकल फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है, बट अगर ये तीनों ऊपर वाले जो है वो मेल्स के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते, इसीलिए यहाँ पे जो सबसे सही आंसर होगा वो कॉन्डोम। लेकिन अगर मेल्स के द्वारा किया तो मेल कॉन्डोम अलग आता है, फीमेल कॉन्डोम भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आ गया है, हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो कॉन्डोम ही होगा, क्योंकि नीचे वाले जो ऊपर वाले तीनों जो हैं वो फीमेल्स के द्वारा ही यूज किए जा सकते हैं, मेल्स के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टोबैको प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो टोबैको प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आता? पान मसाला हमारे आसपास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग खा रहे हैं, बिहार में खा रहे हैं, तो ये पान मसाले में टोबैको होता है इसीलिए खा रहे हैं। सिगरेट्स जो होती हैं वो स्मोकिंग के काम में आती है, उसमें टोबैको मिला रहता है और वो कागज में लपेटा रहता है और जिसको लोग स्मोक करते हैं, तो टोबैको यहाँ पे भी होती है। खैनी, जिसको आप सुरती भी बोलते हैं, जो कि हाथों में लोग रगड़ करके खा जाते हैं, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल, बोलते हैं कि उससे दिमाग खुल जाता है। ठीक है, खुल जाता होगा भैया, लेकिन उसमें भी टोबैको पाया जाता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टोबैको खाने से, चबाने से और स्मोकिंग करने से माउथ कैंसर हो सकता है, अच्छा नहीं है। बट
यहाँ जो चौथा ऑप्शन है हमारा, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। ये इथाइल अल्कोहल जो है, जो अल्कोहल जिसको आप बोल रहे हो, ये इथाइल अल्कोहल जो है, इसमें टोबैको नहीं होता, लेकिन ये खुद जो है एक अब्यूजिंग ड्रग है जो कि सेहत को नुकसान पहुंचाती है, तो इसमें से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टोबैको का प्रोडक्ट नहीं है, तो अल्कोहल जो होता है उसमें टोबैको नहीं पाया जाता, वो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक ड्रग हम उन ड्रग्स को बोलते हैं जिनको खाने पर उनकी आदत पड़ जाती है और वो हमें दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं, मतलब ब्रेन को वो सेडेशन प्रक्रिया में भी ले जा सकते हैं। ऐसी ड्रग्स को हम लोग, एब्यूजिव ड्रग्स होती हैं, इनकी आदत पड़ जाती है तो बहुत ध्यानपूर्वक किसी पेशेंट को ये दिया जाता है, ऐसी ड्रग्स को हम नार्कोटिक ड्रग बोलते हैं। आपके ऑप्शन है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है भैया, और ये एंटीबायोटिक जो है वो टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के काम में आती है। मॉर्फिन जो है वो एक ओपियाइड एनाल्जेसिक है, जो हम लोगों ने कहा था ना कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो ये एक ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है। और ये क्योंकि ये ओपियम पोपी से पाया जाता है, ओपियम प्लांट से पाया जाता है, अफीम के पौधे से पाया जाता है। आप जानते हैं अफीम है तो क्या होगा, ये एक नार्कोटिक ड्रग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा मॉर्फिन हो जाएगा। अल्कोहल जो है वो उसकी भी आदत पड़ जाती है, बट वो नार्कोटिक ड्रग के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि वो जो है हमारे लिए हम उसको इस तरीके से ड्रग के तरीके से बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। अल्कोहल भी हो सकता है ऑप्शन, अगर ये ऑल ऑफ द अबव होता है, एक ऊपर ऑप्शन होता तो हम लोग डाल देते, बट नार्कोटिक ड्रग्स के अंतर्गत कौन सी आती है, ओपियम और ओपियम से बनी हुई प्लांट्स से बनी हुई ड्रग, टोबैको से बनी हुई ड्रग्स, वो सब आती है हमारी नार्कोटिक ड्रग के अंदर। तो मॉर्फिन क्योंकि उसका एग्जांपल हो जाएगा। और एस्प्रिन जो हम लोग पहले बता दिए, ये एनएसएआईडी है, एनाल्जेसिक की तरीके से यूज करते हैं, ये एक नार्कोटिक ड्रग नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी मॉर्फिन। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके नार्कोटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। देखिए फिर से आ गया कि वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है। इसमें से हम लोग पहले आंसर कर चुके हैं इस प्रश्न का, ये पहला प्रश्न था 2022 वाले पेपर में शायद। आपके ऑप्शन है टेटनस। टेटनस मैंने कहा बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरिया से होता है। ग्वाइटर जो है वो हमने बताया आपको आयोडीन की कमी से होता है एक क्वेश्चन के आंसर में। तो ये तीन तो नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होंगे, तो कौन सा होगा, एमेबियासिस होगा। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एक पैरासाइट की वजह से आपके स्टमक में डिस्टर्बेंस कॉज होती है और ये गंदा पानी पीने से हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमेबियासिस। ब्लैक पेपर इज एडल्टरेटेड विद। एडल्टरेटेड का मतलब होता है जानबूझ करके जब हम मिलावट करते हैं, कोई चीज में किसी चीज में मिला देते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर जो है उसमें किस चीज की मिलावट की जाती है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ब्लैक पेपर महंगा आता है, जिसको काली मिर्च आप बोलते हो, उससे मिलता जुलता कोई जो सस्ता चीज है उससे मिला दे। जैसे पपाया का बीज, जो पपीते का बीज होता है, अगर उसको आप सुखा दीजिए तो वो देखने में कैसा लगने लगता है, बिल्कुल काली मिर्च जैसा लगता है। तो काली मिर्च में थोड़े से पपीते के बीज मिला देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो है कई बार जो है मिलावटखोर जो है लोग इसमें मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलाया जाता है, पपाये का सीड, याद रखिएगा, एडल्ट्रेशन का काफी अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। आईयूडी देखिए मैंने उस समय एक क्वेश्चन के आंसर में अभी आपको बताया था, कॉपर टी आया था शब्द। कॉपर टी जो होता है वो एक इंट्रा यूरेट्रीन डिवाइस होती है, जो कि टेम्परेरी जो है कंट्रासेप्टिव के तरीके से महिलाओं में यूज की जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंट्रा यूरिटीन डिवाइस। देखिए उस क्वेश्चन के आंसर से यहाँ का आंसर भी निकल गया, तो एक्सप्लेनेशन से हम लोग आंसर कर ले जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। देखिए अब हम लोग HIV बता रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको एड्स का फुल फॉर्म बता दिया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एड्स बोलते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म में उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग। 2022 में पूछा गया था आपसे कि फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए कौन सा केमिकल का प्रयोग करते हैं। याद है आपको, कैल्शियम कार्बाइड, जो कि पानी के साथ मिलकर के एसिटिलीन जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि इथाइलिन जैसा ही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बाइड। एक शब्द में आंसर करना है, तुरंत फटाफट कीजिए। आंसर आपको इसलिए मालूम है क्योंकि हम लोग पहले ही आज ही के सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द लाउडनेस ऑफ द नॉइज इज मेजर्ड बाय। तो जो नॉइज होती है, शोर होता है, उसको हम किस में मापते हैं। तो हमने आपको बताया था डेसिबल या डीबी में। हम लोग बार बार डेसिबल डेसिबल बोल रहे हैं, तो ये किस में नापा जाता है, डेसिबल में, DECIBELS डेसिबल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी और कैपिटल बी लिखते हैं, डीबी, इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मैनटॉक्स टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द डिसीज। मैनटॉक्स टेस्ट किस बीमारी को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो मैनटॉक्स एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट है जो कि हम लोग स्पेशल जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल्स 2022 से पूछा गया था। तो वो सेम चीज हो गया। परमानेंट मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं या फिर ट्यूबकल लिगेशन बोलते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ मत करिए, उठा करके आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कावी, डिफाइन द हेल्थ, सॉरी डिफाइन हेल्थ, यहाँ पे अगला प्रश्न है, बट ये दो प्रश्न जुड़ गए, इसको आप काट लीजिएगा यहाँ पे। तो विटामिन सी की कमी से स्कावी रोग होता है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन के आंसर में, 2-3 क्वेश्चन के आंसर में इस बात को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए जो है विटामिन सी, और ये क्वेश्चन आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हेल्थ। तो डिफाइन हेल्थ जो है, हेल्थ को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, याद है आपको? हमने कहा था कि कोई भी व्यक्ति सोशल वेलबींग है, उसका सभी ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है और वो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे। सिर्फ बीमार नहीं है तो उसे हेल्थ नहीं बोलते। हेल्थ क्या होता है कि जब वो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मतलब उसके ऑर्गन सभी काम कर रहे हैं, कोई फिजियोलॉजी सब बढ़िया चल रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकली ठीक है। मेंटली किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, मेंटली फ्री है, अच्छा महसूस करता है, खुश है, अपने काम से खुश है, तो उसे मेंटली फ्री बोलते हैं। और सोशली मतलब लोगों के आसपास, ये नहीं कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास सब कुछ अच्छा है और मैं खुश भी हूँ तो मैं अपने पड़ोसी को उठा के बम मार दूंगा या ईंटा खींच के मारने लगूंगा या उसके साथ व्यवहार से नहीं रहूंगा, अच्छे व्यवहार से नहीं रहूंगा। तो वो सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, मतलब आसपास के लोग जो है वो भी उसके साथ खुश रहे भैया, ऐसा नहीं कि सबको परेशान कर रहा है। तो ये तीनों चीजें अगर सही है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो हेल्थ है। तो ये एक स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। सिर्फ बीमारी का एब्सेंट होना ही नहीं होता, साथ ही साथ जब हेल्दी हम उसको बोलते हैं जब उसके सभी ऑर्गन्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज। याद है वहां पे डेमोग्राफी का आपको डेफिनेशन लिखनी थी, तो यही बात आपने लिखी थी। एक लाइन में लिखना हो तो आप ऐसे सीधे भी लिख सकते हैं। जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल जो स्टडी है, मैथमेटिकल जो स्टडी है स्टैटिक्स के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था। देखिए 2024 में क्वेश्चन नंबर 18 के रूप में 2023 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा जाएगा, अभी फिर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली नोन एज। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल प्रॉब्लम है, वायरस से हो जाता है जिसमें रनी नोज होती है, जुकाम हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लू। तो इसे द फ्लू भी हम बोल सकते हैं। तो सिंपल इन्फ्लुएंजा को द फ्लू के नाम से जानते हैं। और ये कोरोना वायरस के स्पीसीज से ही होता है, पहले भी होता था। अब SARS 2 जो आया उसको छोड़ दिया जाए तो जो कॉमन फ्लू है वो भी कोरोना वायरस से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिसीज। आपको याद होगा BCG वैक्सीन का क्वेश्चन HAP में भी पूछा गया। BCG वैक्सीन हमने आपको बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसको दिया जाता है, टीबी से बचाने के लिए पेशेंट को या बच्चों को। तो ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चंस ऑफ 2023 का पेपर। अब हम चलते हैं 2024 के पेपर में। इसमें कई सारे क्वेश्चन अभी हमें रिपीटेड मिलेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि 2025 में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, द मॉस्किटो रिपेलेंट दैट इज यूज्ड इन द होम इन द फॉर्म ऑफ कॉइल लिक्विड ETCR। तो अभी हमने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आपको बताया था। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। मच्छर किसके अंतर्गत आता है? कीड़े मकोड़ों के अंतर्गत आता है, बहुत ही छोटा प्राणी है। तो जो मॉस्किटो रेपेलेंट है, जो कि मॉस्किटो से बचाने के लिए हम लोग घरों में यूज करते हैं, जैसे कॉइल जला लिया, गुड नाइट जला लिया, गुड नाइट की रिफिल लगा ली, तो वो मशीन लगा ली जिसमें रिफिल हम लोग कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें किस काम में आती हैं? तो ये सभी इंसेक्ट्स को रोकने के काम में आती हैं, खास करके मच्छर जैसे कीड़े को रोकने के लिए। इसीलिए ये पेस्टिसाइड के अंतर्गत नहीं जाएंगे। किसके अंतर्गत जाएंगे? इंसेक्टिसाइड्स के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? C, इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। अगर हम शोर के बीच में रहते हैं, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है हमारे आसपास, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, दिन भर हम उसमें रहते हैं, तो हमारी हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नॉइज पॉल्यूशन से, यानी कि शोरगुल से या शोर वाले जो हमारा
क्या नाम है बोल सकते हैं प्रदूषण है, उससे क्या क्या होता है? हाइपरटेंशन, बिल्कुल हाइपरटेंशन हो सकती है अगर आप ज़्यादा शोर में रह रहे हैं। हियरिंग लॉस, कान तो खराब हो ही सकता है क्योंकि इनर एयर जो है उसको नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा शोर जब होता है तो बोलते हैं ना कान का पर्दा फट गया, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस और हेडेक, अगर ज़्यादा आप प्रेशर में हैं, हाइपर टेंशन हो ही रहा है, ज़्यादा शोर में आप हो रहे हैं तो स्ट्रेस हो सकती है और सर में दर्द भी हो सकता है। तो ये सभी कुछ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ऑप्शंस क्या है? बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। हमारे शरीर के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे शरीर को ग्रोथ देती है, एनर्जी देती है, रिपेयर देती है और मेंटेनेंस देती है? उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, कैलोरी बोलेंगे, फैटी एसिड बोलेंगे या न्यूट्रिएंट बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट बोलेंगे। वो हर चीज जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आएगा। कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, फैटी एसिड भी जरूरी है, कैलोरी भी जरूरी है, ये सब न्यूट्रिएंट के पार्ट हो सकते हैं। बट जो न्यूट्रिएंट है वो एक कॉमन टर्म है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जो भी कुछ जरूरी है उसे हम न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? इसमें से कौन सा मेथड है जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं कि बच्चे जो हैं अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं वो ना हो? आपके ऑप्शंस हैं गिफ्ट, आईयूडी, आईवीईटी या फिर एचआईएफ। तो अभी हमने कहा गिफ्ट, आईयूवी और एचआईवी, ये एचआईएफ, ये सब फर्टिलिटी से जुड़े हुए टर्म है, यानी फर्टिलिटी को करने के काम में आते हैं। बट आईयूडी जो था, जिसे हम लोग बोले थे इंट्रा यूरेट्रीन डिवाइस, जो कि कॉपर टी जिसका एग्जांपल है, वो क्या, इसके ऊपर पहले भी प्रश्न पूछा गया, ये क्या इस काम में आता है? बर्थ को रोकने के काम में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। बाकी जो चीज है उसका भी आइए फुल फॉर्म देख लेते हैं। गिफ्ट जो है, जिसे हम लोग गैमेट इंफ्राफोलियन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है जो कि स्पर्म और एग्स को डायरेक्टली फॉलोपियन ट्यूब के अंदर डालता है। आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा आईवीईटी, जिसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आईईएफ का आईवीएफ होना चाहिए, आईवीई लिखा हुआ है, ये आईईएफ होना चाहिए। ठीक है, और एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंतर्गत आता है। ये भी एक फर्टिलिटी टेक्निक है जहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के अंदर किया जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो को जो है यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। एचआईएफ जो है उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्प्लीमेंटेशन फेल्योर। जब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो फर्टिलाइज एग है वो फेल हो जाता है यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए, तब एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिसे एचआईएफ बोलते हैं। तो ये तीनों जो है वो फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बर्थ कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं। तो आईयूडी का फुल फॉर्म क्या था? इंट्रा यूरेट्रीन डिवाइस, जिसे हम लोग कॉपर टी का एग्जांपल बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत कॉपर टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो किसके कारणवश होती है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी और डी। हमने पहले बताया विटामिन बी जो है वो एनीमिया की कंडीशन हो सकता है, विटामिन सी जो है वो स्कारवी के लिए यूज करते हैं, विटामिन ई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको मदद करती है या उसकी कमी से हो सकता है। विटामिन ए जो है वो रतौंधी, अब सभी को मालूम है कि अगर विटामिन ए हमारे भोजन में नहीं है तो हमारा जो आंख है वो कमजोर हो जाएगी, हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की चीज होगी। विटामिन ए जो होता है वो रोडोस्पिन होता है उसमें। ठीक है, तो रोडोस्पिन एक पिगमेंट है जो कि रेटिना के अंदर जनरली पाया जाता है और लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो इसको मदद करती है जो हमारी विटामिन ए है। अगर वो नहीं होगा तो अगर लाइट कम होगी तो हमें देखने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज? अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें अल्कोहल पाया जाता है, जिसे हम लोग शराब या शराब से बनी हुई चीजें बोल सकते हैं, उसमें इनमें से क्या पाया जाता है? प्रोपाइल अल्कोहल पाया जाता है, मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है, इथाइल अल्कोहल पाया जाता है या फिर इन सभी का मिक्सअप माना जाता है? तो हमने आपको पहले ही बताया, जहां भी अल्कोहल शब्द आएगा तो जो हम अल्कोहल पीने के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया आपका, या विस्की हो गई, ये सभी अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सभी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? हमारा इथाइल अल्कोहल है। हमने पहले बताया इथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, इसको नहीं पीना चाहिए। गलती से भी अगर इसकी 2-4 बूंद भी किसी बॉडी के अंदर चली जाए तो वो नुकसान करती है, वॉमिट हो सकता है या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा पी ले तो। प्रोपाइल अल्कोहल जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, हाथ वगैरह, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है वो सैनिटाइजर वगैरह बनाने के लिए जनरली यूज किया जाता है। ये पीने के काम में नहीं आता। अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी खान पान के लिए अगर यूज करना है, वैसे यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है आपके सेहत के लिए, फिर भी अगर यूज करता है कोई व्यक्ति तो वो इथाइल अल्कोहल होता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी हम पी रहे हैं, जल प्रदूषण हो रहा है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? कंजक्टिवाइटिस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, डायरिया या फिर ब्रोंकाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कि आपकी जो आंख है उसमें कंजक्टिविया जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, गंदे पानी की वजह से जनरली नहीं होता। एयर में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी वजह से हो सकता है, या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी होता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, धूल मिट्टी की वजह से हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, और उसका एक एग्जाम्पल में आप ब्रोंकाइटिस ले सकते हैं। ये ब्रोंकिया जो है, जो सेल्स हैं ब्रोंक्यूल्स की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया फैल जाता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह एग्जांपल हो सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बट अगर गंदा पानी पी रहे हैं और उसमें जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका है या कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियाज हैं या कुछ पैथोजेंस हैं, तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद डायरिया कॉज करते हैं, जिसमें वॉमिटिंग होती है और लूज मोशंस होने लगते हैं। तो डायरिया जो है वो वाटर पॉल्यूशन वाली डिसीज है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो या तो वाटर सॉल्युबल होंगे या तो फैट सॉल्युबल होंगे। तो 4 प्रकार के विटामिन जो हैं, ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन सी हो गया आपका, विटामिन बी, पूरे विटामिन B1 से लेके B12 तक जितने भी हैं वो सभी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा वाटर सॉल्युबल कौन सा हो गया? विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के, ये सभी क्या है? फैट सॉल्युबल है, यानी कि फैट में इनको घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बेरी जो डिसीज है विटामिन बी की वजह से, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी में भी विटामिन B1 जो है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसकी वजह से, और विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी जो है वो पेशेंट में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया का नाम मैंने उसको क्वेश्चन के आंसर में बताया था आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया है और ये कॉज करता है हमारी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आप हाथ से लिखिएगा तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं हम तो इटैलिक लिखते हैं, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल नेम हमेशा अंडरलाइन करके लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ PSC। रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी आ चुका है 2022 में। PSC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये सबसे छोटे वाले हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे गांव के आसपास बनाए जाते हैं। क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीमेल स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड। जो फीमेल स्टरलाइजेशन उसे हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ये कई बार आया, 2 बार पहले भी पूछा गया, तीसरी बार भी पूछा जा रहा है। ट्यूबल लिगेशन या फिर ट्यूबेक्टॉमी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न हो गया, ठीक है। फर्टिलिटी को रोकने के लिए वीमेंस में जो काम कराया जाता है उसे हम लोग ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में। 1796 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैक्सीन बनाने की कोशिश की। काउपॉक्स नाम का एक बीमारी होता है जो कि स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है, जो कि जानवरों में पाया जाता था, जैसे गाय वगैरह में। तो इन्होंने वहां से ससेप्टिबल वायरस को निकाला, उसके सॉल्यूशंस तैयार किए डाइल्यूटेड फॉर्म में, और उन व्यक्तियों को फैला दिया जिनको स्मॉल पॉक्स होने की संभावना थी, क्योंकि आसपास स्मॉल पॉक्स उसमें बहुत फैलता था। तो उन व्यक्तियों ने देखा कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने काउ पॉक्स वाला सॉल्यूशन इनका ले रखा था, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उससे वो बच गए। तो ये पहला तरीका था वैक्सीन बनाने का, इसीलिए डॉक्टर एडवर्ड जेनर को हम लोग इम्यूनाइजेशन का फादर या उनका जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO यार एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे आसपास जो है बहुत सारा काम करती है, लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, सोशल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, और लोगों को आसपास लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारा काम करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? W फॉर वर्ल्ड हो गया, H फॉर हेल्थ हो गया, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ हो गया। इतना सरल क्वेश्चन अगर आएगा तो सभी बच्चे पास होंगे, ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी। कई बार आ चुका, हम लोग हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। हमने कहा आपसे स्टैटिस्टिकल अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो उसी को क्या बोलते हैं? एक लाइन में आप बोलिए, डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ये पहले भी आ चुका, फिर से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो दिसंबर के पहले, जो हर साल जो दिसंबर का महीना होता है उसका पहला दिन यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। आप कहेंगे वर्ल्ड एड्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन जो है वो मनाया जाता है। और जो भी लोग एड्स से पीड़ित हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका ध्यान रखा जा सकता है और किस प्रकार से वो अपने आप को और बेहतर जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इबोला कैन बी क्योर्ड। देखिए इबोला वायरस से होने वाली जो बीमारी उसे इबोला बोल रहे हैं और ये बीमारी क्या क्योर्ड हो सकती है, ये आंसर करना है वर्ड में आपके हिसाब से। तो वन वर्ड में आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। लेकिन इबोला जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसे फुली तरीके से क्योर नहीं कर सकता, बट कुछ स्ट्रेन्स, मतलब कुछ जो वायरसेस हैं इसके, जो जिनके लिए हम लोगों ने कुछ दवाएं, कुछ एंटीबायोटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स वगैरह बना ली है, तो अब उसके लिए तो हम लोग कहेंगे कि ट्रीटमेंट हो सकता है या रिकवरी कराई जा सकती है कि पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखा जा सकती है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत किया तो 8 से 10 दिन में, 12 दिन में वो रिकवर हो जाता है। तो अब हार्ड है ट्रीट करना, ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% श्योरिटी है, या ये भी नहीं कह सकते कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए असली आंसर तो ये होगा कि इबोला कैन बी ट्रीटेड बट विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सपोर्टिव केयर है, जो पेशेंट का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे, या फिर आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं जैसे मैंने नाला लिखा है, इबोला इज हार्ड टू ट्रीट, थोड़ा मुश्किल है इसका ट्रीटमेंट करना, बट ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? ये एक जो कोविड-19 है वो भी सार्स का ही एक एग्जाम्पल है। एस मतलब होता है सीवियर, ए मतलब होता है एक्यूट, आर मतलब होता है रेस्पिरेटरी और एस मतलब होता है सिंड्रोम। तो इस फुल फॉर्म क्या हो गया? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका एग्जाम्पल जो है हमारा कोविड भी है। ठीक है, जो कोविड-19 आप बोल रहे हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसको हम सार्स कोव 2, सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या नाम है, कोरोना वायरस 2 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज निकोटीन नेचुरली फाउंड। निकोटीन जो है वो नेचुरली कहाँ से हमें मिलता है? तो नेचुरल जो है वो हमें टैबेको के प्लांट से मिलता है, जो लीव्स होती हैं टैबेको प्लांट्स की, वहां से, जैसे आप लोग सुरती भी बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तंबाकू बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जो प्लांट है उसका नाम है निकोटीना टोबैकम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, सोलेनेसी फैमिली से आता है। अच्छा, ये तो इसका नेचुरल सोर्स है, क्यों? क्योंकि निकोटीन ही पाया जाता है इसमें बेसिकली। लेकिन निकोटीन जो है सोलेनेसी फैमिली से जो भी आइटम आते हैं उन सभी में निकोटीन थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने का लेवल नहीं, मतलब रहता है सोलेनेसी। ये मैं दे रहा हूं, अब ये मत बोलना कि आलू है, टमाटर है, बैगन है, ये सब सोलेनेसी फैमिली से आते हैं और इन सभी में भी निकोटीन पाया जाता है। बट निकोटीना टैबेकम जो है वो निकोटीन का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स आप कह सकते हैं। अगर एक स्लाइड में कोई कहे तो सोलेनेसी फैमिली से मिलने वाले कई सारे प्लांट्स में निकोटीन जो है वो मिलता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर का, विच इज द फर्स्ट बेस्ट मिल्क कॉल। जो फर्स्ट बेस्ट मिल्क होता है, यानी कि कहने का मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो पहला दूध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो माँ के द्वारा पिलाया जाता है बच्चे को, पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ये एक पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है और ये न्यूट्रिएंट रिच दूध होता है, जो कि थिक होता है, येलोइश लिक्विड होता है, और हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। वो उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाया जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे जो न्यूबॉर्न्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेहतर जिंदगी जीने में मदद करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ का जो पहला दूध होता है वो सीधे बच्चे को ही पिलाना चाहिए। पुराने जमाने में कई सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी, तो उन्हें लगता था ये चिपचिपा पीला जो पदार्थ निकल रहा है वो मिल्क नहीं है और इसको फेंक दिया करते थे। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी थी वो जरूर बच्चे को पिलाते थे। तो आज भी अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो उनकी डिलीवरी होती है, तो जो पहला पीला मिल्क दूध निकलता है उनका गाढ़ा दूध, वो सीधे बच्चे को क्या करना चाहिए? पिलाना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसके लिए नाम रखिएगा COLOSTRUM, कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया आज हमारा वीडियो, जहां पे हम लोगों ने आपका 5वां सब्जेक्ट, हमने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो पिछले 3 साल में, क्योंकि बीटी यूपी में ER 2020 जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है वो 2022 में शुरू हुआ था, तो 22, 23 और 24 3 साल पेपर इस सिलेबस पे हुए हैं। तीनों साल के पेपर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ सॉल्व किए, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ सॉल्व किए, और इनके बेस पे आपको इस बार के एग्जाम में कुछ पेपर्स भी, क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं और आपको आइडिया भी लग रहा है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप जाइएगा तो वहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी
फर्स्ट ईयर के मॉडल क्वेश्चन पेपर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चले जाइएगा। वहाँ पे आपको सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो आगे आने वाले भी एग्जाम पर क्वेश्चन के वीडियोज हैं, मैं कुछ और भी बनाने का प्लान कर रहे हैं, इस साल आपके लिए नए मॉडल क्वेश्चन पेपर देने का प्लान है, वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आप चले जाइएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे जो नोट्स हैं पीडीएफ के या आपके जो क्या बोलते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा ऐप जो है वो भी आप हमें गूगल प्ले स्टोर पे डॉक्टर पीकेएस डॉक्टर एमपीएस क्लासेस के नाम से आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई आपकी बातें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।